सुख हो लेकिन शांति न हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। संपत्ति और स्वास्थ्य से भी ज्यादा मन की शांति मूल्यवान है। बिल्कुल प्रतिबिंब, धन संपत्ति से ज्यादा अगर कुछ मूल्यवान है तो वो है मानसिक शांति, और मन शांत नहीं रहेगा तो धन संपत्ति व्यर्थ है। ठीक कहा शालिनी, अगर मन की शांति चाहते हैं तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहना सीखें। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। तो शालिनी, सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में क्या है खास। हेलो इंडिया हाईलाइट के जरिए हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों की सुर्खियां। आज की गतिविधियों की भी करेंगे बात, जानेंगे आज कहां होगी 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत। 8वें योग दिवस की तैयारियों पर आयुष मंत्रालय के स्वायत्त संगठन केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRYN के निदेशक डॉक्टर राघवेंद्र राव M से खास बातचीत भी होगी शामिल। इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो प्रतिबिंब, शुरुआत करते हैं हेलो इंडिया की, और अगले आधे घंटे हेलो इंडिया में रहने वाला है बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र द्वारा किए जा रहे आधुनिक विकास कार्य दिल्ली का चेहरा बदल रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान, एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का यहां पर उद्घाटन करने के बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली NCR और दिल्ली मेरठ राजमार्ग पर मेट्रो मार्गों को दोगुने से अधिक किए जाने समेत कई अन्य पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा था। 2 साल बाद ये कार्यक्रम फिजिकल मोड में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संविधान के समक्ष सभी धर्म समान हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सांसदों को किसी भी धर्म के बारे में भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए और हर समय संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रविवार को 3 साल पूरे होने वाले ओम बिरला ने अब तक की यात्रा को सफल बनाने में योगदान देने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अवधि के दौरान सदन की औसत उत्पादकता 100% से ज्यादा रही। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा कि अग्निपथ योजना को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पात मचाने वाले लोग सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। अग्निपथ योजना को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को सेना में भर्ती करना है। जनरल पुरी ने कहा कि सेना में ये सुधार काफी समय से लंबित था। Thought through the scheme. The scheme is specifically been designed keeping the youth of the country in mind. It's not designed for people like you and me. It's designed for the youth, and we know it that in the coming days the youth of the country will be less than 25 years, 50% of them. And the Indian Army has to be reflective of this youth dividend which the country has been bestowed over the years for. इस बीच एयर मार्शल सूरज झा ने स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू करने जा रही है। यही नहीं, पहले बैच को दिसंबर तक नामांकित कर 30 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है
जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि इस वर्ष 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर ओडिशा में प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का तक पहुंचना शुरू कर देगा। वाइस एडमिरल ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना में महिला और पुरुष दोनों भर्ती हो सकते हैं। अग्निपथ स्कीम जो है वो केवल अदर देन ऑफिसर्स रैंक के लिए है, लेकिन आपको पता होगा शायद कि भारतीय नौसेना में इंक्लूडिंग एट शिप्स, ऑन बोर्ड शिप्स, वुमेन ऑफिसर्स कम से कम 30 सालों से कार्यरत हैं। एंड एज वी स्पीक कम से कम 30 वुमेन ऑफिसर्स अभी भी कई जहाजों में सेल कर रही हैं समुद्र में। तो हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना को इस वर्ष के अंत तक पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। फिलहाल ये योजना 443 जिलों में पूरी तरह से और 153 जिलों में आंशिक रूप से लागू है। इसके अलावा 148 जिले इस योजना में शामिल नहीं है। इस योजना के तहत डिस्पेंसरी, सह कार्यालय और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अस्पतालों के सहयोग से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये फैसला श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ESI निगम की बैठक में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर, राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर पार्टी की 14 सदस्यीय प्रबंधन टीम के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जेपी नड्डा ने अपने आवास पर टीम के संयोजक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत सहित पार्टी नेताओं से मुलाकात की। टीम में शामिल अन्य नेता केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और CT रवि भी बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 90वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में इस बात को लेकर खुशी भी व्यक्त की है कि उन्हें इस महीने के कार्यक्रम के लिए कई तरह की जानकारी मिली है। उन्होंने लोगों से अपने विचार MyGov या फिर नमो ऐप के तहत देते रहने का आग्रह भी किया। लोग उन विषयों और मुद्दों पर अपने सुझाव दे सकते हैं जिनके बारे में वो मन की बात के अगले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से कुछ सुनना चाहते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 को डायल करके भी संदेश हिंदी में या अंग्रेजी में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। 1922 पर मिस कॉल दे सकते हैं और SMS में प्राप्त हुए लिंक पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान वो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी। ये आम बजट 2022-23 पेश किए जाने के बाद पहली समीक्षा बैठक है। अब बात करते हैं देश के विभिन्न राज्यों से आ रही खबरों की। दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट के विमान के उड़ान भरने के बाद तकनीकी दिक्कत आने पर IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस दौरान विमान में क्रू मेंबर सहित 82 यात्री सवार थे। इससे पहले कल बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा टल गया। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद इंजन में आग की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट की वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फ्लाइट में 185 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में रविवार को हिंसक विरोध प्रदर्शनों की घटनाओं में कमी देखी गई।
उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रही और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ट्रेन सेवाएं लगातार प्रभावित रही। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्य में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और आगजनी के सिलसिले में अब तक कुल मिलाकर 804 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले 18 घंटों में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 7 आतंकवादी मारे गए हैं। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में और कुलगाम जिले के डीएच पोरा क्षेत्र में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकी मारे गए। इनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा गुट से संबंधित था। डीएच पोरा कुलगाम मुठभेड़ में 2 जैश आतंकवादी मारे गए और चटपोरा पुलवामा मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकवादी मारा गया। महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 10 सीटों के लिए आज मतदान होने वाला है। इसके लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। जीत के लिए लगभग 26 वोटों की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उत्तराखंड समेत 5 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का स्थानांतरण कर उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज से इटली और संयुक्त अरब अमीरात को कवर करते हुए 2 देशों के दौरे पर जाएंगे, जो 1 दशक से अधिक समय के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 1530 नए मरीज मिले और 3 संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 8.41% पहुंच गई है। ये लगातार 5वां दिन है जब कोविड के मामले 1300 से ज्यादा आए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से असम में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन की वजह से बुरे हालात हैं। असम के करीब 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इससे करीब 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 1702 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से 68,000 लोग 150 राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। बिहार के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कम 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की गई है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को नई दिल्ली में संयुक्त सलाहकार आयोग जेसीसी की 7वीं बैठक हुई। जेसीसी की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने की। दोनों देशों के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि आज बांग्लादेश हमारा क्षेत्र में सबसे बड़ा विकासशील और ट्रेड भागीदार है। हमें खुशी है कि बांग्लादेश का निर्यात इस साल 2 गुना हुआ है। बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ नए क्षेत्र में अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप, फिनटेक शामिल हैं। हम दोनों देशों के बीच रेलवे नेटवर्क को उन्नत करने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने रविवार को 20 भारतीय मछुआरों को रिहा करने की घोषणा की है। ये मछुआरे पाकिस्तानी जल क्षेत्र में गलती से मछली पकड़ने को लेकर पिछले 5 वर्षों से कराची की एक जेल में कैद हैं। इन मछुआरों को कराची के लांधी इलाके में मलीर जिला जेल में रखा गया था। वाघा सीमा पर जाने के लिए मछुआरों को लाहौर भेज दिया गया है, जहां उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों ने रविवार को पूर्वी शहर सेवेरोदोनेत्स्क के पास के गांव पर हुए रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। यूक्रेनी सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक आर्मी ने शकीवका इलाके में रूसी हमले को नाकाम कर दिया। इस वजह से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। वो फिर से संगठित हो रहे हैं। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने एक जर्मन न्यूज़पेपर को रविवार को बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध में कई साल लग सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेनी सैनिकों को मॉडर्न हथियारों की सप्लाई से डोनबास इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करने की संभावना बढ़ जाएगी।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के गठबंधन को संसदीय चुनाव के अंतिम दौर में सबसे अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन अनुमानों के मुताबिक संसद में अपना बहुमत खो देने की आशंका बनी हुई है। आंशिक जो अभी तक परिणाम आए हैं उस पर आधारित अनुमानों से पता चलता है कि मैक्रों के उम्मीदवार 200 से 250 सीटों के बीच जीत पाएंगे। सीटों की ये संख्या फ्रांस की संसद के सबसे शक्तिशाली सदन नेशनल असेंबली में सीधे बहुमत के आवश्यक 289 से कम है। अफ्रीकी देश इथोपिया में भयंकर तबाही की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 से अधिक आदिम जनजातीय समुदाय अम्हारा के लोगों को मार गिराया गया है। ये हमला देश के ओरोमिया इलाके में हुआ है। माना जा रहा है कि विद्रोही गुटों ने इन जनजातीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाया है। इथोपिया में कत्लेआम की यह घटना पिछले कुछ सालों में जनजातीय तनाव की सबसे बड़ी वारदात है। इथोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों को बंद करने की घोषणा की है। सरकार ने फैसला ईंधन की गंभीर कमी के कारण किया है, क्योंकि द्वीप देश अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने श्रीलंका के सुरक्षा बलों से लोगों की मजबूरी को समझने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अत्यधिक बल का प्रयोग न करें। इस दौरान श्रीलंका ने कच्चे तेल के लिए रूसी फर्म से भी संपर्क किया है। अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई थी और कुल 7 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक सिख समुदाय का था। इस हमले को पैगंबर के समर्थन का नाम दिया गया है। अमाक प्रोपेगेंडा साइट पर जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस है, जो कि इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। यह आतंकी हमला हिंदुओं और सिखों के साथ उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ भी है। इस दौरान भारत ने 100 प्रवासियों को ई वीजा दिया है। अब नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रमों की। प्रधानमंत्री आज भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन और बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को बदलकर विकसित किए गए 150 प्रौद्योगिकी हब राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु के कोमघट्टा में 27,000 करोड़ से अधिक की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मैसूर में एक सार्वजनिक समारोह में भी हिस्सा लेंगे, जहां वो नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे और संचार विकार वाले व्यक्तियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज लोकसभा की जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की बैठक है। इसमें जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधि स्वच्छ भारत मिशन के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और आगे की तैयारियों का ब्यौरा भी लेंगे। वहीं राज्यसभा की याचिका संबंधी समिति की बैठक भी आज आयोजित की जाएगी। इसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के संबंध में याचिका सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति की बैठक भी आज होने वाली है, जिसमें डीम्ड निजी अन्य विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कृषि शिक्षा में शिक्षा मानकों की समीक्षा, मान्यता प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधार और शैक्षणिक वातावरण की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साइबर अपराध से आज़ादी के लिए साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयोजित हो रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। प्रतिबिंब कार्यक्रम में फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं अहमदाबाद से आई योग की तस्वीरों के साथ। प्रतिबिंब कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसके तहत देश दुनिया में इस दिन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, जैसा कि शालिनी ने कहा कि कल इंटरनेशनल योग दिवस है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। अहमदाबाद में योग गुरु बाबा रामदेव ने
एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को योग सिखाया और उसके महत्व को भी बताया। तो हमारे दर्शकों के लिए भी ये है खास, क्योंकि आप भी देखिए योग और सीखिए योग को। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आजादी का अमृत महोत्सव के चलते कहां लगाई गई 25 वीरांगनाओं के चित्रों और कहानियों की प्रदर्शनी। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत किस प्रकार हो रहे हैं आयोजन, इसके साथ ही क्या कुछ हो रहा है खास देश और दुनिया में, तो देखिए मेरे साथ आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। और अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 20 जून के दिन से इतिहास में क्या खास घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 20 जून वर्ष 1878 को मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 10 वर्ष में इस ऐतिहासिक स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। यह उस समय मुंबई में सबसे ज्यादा समय में तैयार होने वाली इमारत थी। यह स्टेशन विक्टोरियन गॉथिक शैली और परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला की झलक पेश करता है। यह स्टेशन उसी स्थान पर बना है जहां से वर्ष 1853 में बॉम्बे यानी आज के मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के लिए पहली यात्री ट्रेन चली थी। वर्ष 1996 में इसका नाम बदलकर विक्टोरिया टर्मिनस से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। यह स्टेशन आज भी वीटी के नाम से मशहूर है। इसके अनूठे स्थापत्य शैली के कारण इसे वर्ष 2004 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई घूमने वालों की आज भी सबसे पहली ख्वाहिश इस खूबसूरत व ऐतिहासिक इमारत को नजदीक से देखने की होती है, जो मुंबई से जुड़े मामलों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। प्रतिबिंब, इस बार योग दिवस बेहद खास और अलग रहने वाला है। कल योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पैलेस में मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सरकार के 75 मंत्री देश के 75 सांस्कृतिक स्थलों पर योग करेंगे। कई चीजें पहली बार इस मौके पर देखने को मिलेंगी। जी हाँ, मेरे तो पेट में अभी से ही कौतूहल शुरू हो गया है इस योग दिवस को लेकर। और जो नई चीज़ों की बात यहाँ पर शालिनी कर रही है, तो गार्जियन रिंग नाम का एक इनोवेटिव प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें देशों में सूर्य की गति के साथ लोग योग करते हुए दिखाई देंगे। और प्रतिबिंब, आपको पता है इसमें करीब 80 देश शामिल होने वाले हैं और 8वें योग दिवस पर क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर हम भी आपके लिए लेकर आए हैं CCRYN आयुष मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर राघवेंद्र राव एम से खास बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी अमृता चौरसिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस बार योग दिवस की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी और मेरे साथ योग के विभिन्न एस्पेक्ट्स पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी के डायरेक्टर डॉक्टर राघवेंद्र राव एम। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, इस बार योग दिवस के हाइलाइट्स क्या हैं? मंत्रालय की सारी मिनिस्ट्रीज़ जो है, गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज़ सभी अपने अपने जगह पे अपने अपने मिनिस्ट्री में एक एक कार्यक्रम कर रहे हैं। एक पहले तो हमारा 100 डे काउंटडाउन है, जहाँ पे हर दिन एक एक योगा ऑर्गेनाइजेशंस योगा महोत्सव की आचरण कर रहे हैं, जहाँ पे कार्बन योगा प्रोटोकॉल लोगों को सिखाई जा रहा है। ये वो भारत की 100 शहरों में ये सब चल रहा है। ये तो ऑनगोइंग है 100 डे काउंटडाउन। उसके साथ हम 75 लोकेशंस में
टूरिस्ट लोकेशंस है या हेरिटेज लोकेशंस है या आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस लोकेशंस जो है, इन लोगों में भी हम योगा की ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल और योगा दिवस में जून 21 में इसको भी हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल और योगा दिवस वहाँ पे आचरण कर रहे हैं इस हेरिटेज साइटों की हेरिटेज साइट्स के सामने। तो वो भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज उन्होंने लिया है उसको, और अलॉन्ग विद लोकल योगा ऑर्गेनाइजेशंस दे आर कोऑर्डिनेटिंग एंड डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। और इस बार जो योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो इंटरनेशनल भी है। हम एक गार्डन रिंग बना रहे हैं, गार्डन रिंग ऑफ योगा। इसकी मतलब है कि जब सूर्य उदय हो जाएगा, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड से लेकर जापान से साउथ कोरिया और वहाँ से ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड से लेकर वेस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड तक, तो हम करीबन अराउंड 80 देशों में जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है उसी टाइम जोन पर, अलग अलग टाइम जोन पर हम उसको सीरियली शोकेस करेंगे सुबह से। सो दूरदर्शन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और वो लोग कर रहे हैं। तो उसके साथ हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जिस फिज़िकल जो है इस बार मना रहे हैं, तो 2 साल के बाद ये फिज़िकल अभी इस बार ही हो पाया है और ये हो रहा है मैसूर सिटी में। मैसूर एक ऐसा शहर है, उसको योगा सिटी भी कहते हैं। तो जिस तरह के योगा सिटी ऋषिकेश है नॉर्थ में, साउथ में मैसूर एक योगा सिटी है। वहाँ मोर देन 280 yoga institutes are there in Mysore city alone. Okay, और there is a very vibrant city in front of Mysore Palace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे को लीड करेंगे और सुबह, और उसके साथ भी हम वहाँ पे एक योगा डे के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम एक बड़ा एग्जीबिशन भी कर रहे हैं और बहुत डिजिटल एग्जीबिशन और स्टैटिक एग्जीबिशन भी होगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस बार, और हम इस बार क्या कर रहे हैं कि नया विशेषता है कि हम स्टार्टअप योगा चैलेंज कर रहे हैं। वी आर इंकरेजिंग स्टार्टअप्स टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ योगा। सो अभी भी क्या हो रहा है, योगा बहुत सारे डिजिटल भी हो रहा है। डॉक्टर राघवेंद्र, संसद टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बात बड़ी नई होने वाली है इस बार, स्टार्टअप योगा जो शुरू करने वाले हैं वो अपने आप में अद्भुत और थोड़ा सा अलग है। इस बार की योग दिवस में इतनी कुछ खास बातें, मुझे लगता है कि हम सभी को इससे ज़रूर जुड़ना चाहिए और आप भी ज़रूर जुड़िए और योग ज़रूर करिए। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन योग को अपने जीवन का ये हिस्सा बहुत बनाइए। ज़रूरी है कि योग दिवस तो मनाएं उसका विस्तार करने के लिए, लेकिन उसके बाद लगातार इसको प्रैक्टिस में रखना बेहद आवश्यक है। वैसे हमारी सहयोगी ने बता दिया है कि इस बार योग दिवस 2022 की थीम है मानवता के लिए योग। स्वस्थ शरीर के लिए योग बेहद आवश्यक है, जैसा कि कह रही थी शालिनी, इसलिए सारी दुनिया ने इसे अपना भी लिया है। सरकार का जोर हजारों साल पुरानी हमारी पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने पर है। एलोपैथ और आयुर्वेद को एक साथ लाने पर भी लगातार काम चल रहा है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ चल रहा है शोध, अब तक हुए रिसर्च में क्या नतीजे सामने आए हैं, क्या है आयुष मंत्रालय का रोड मैप और प्राथमिकताएं, ये सब कुछ जानने के लिए आप जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम संवाद एक्सक्लूसिव केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ आज सुबह 11 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। किसी भी देश की तरक्की के लिए वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य पहली शर्त है। योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, कितना बड़ा संदेश। कैसे विश्व के मानव समाज ने योग को निष्ठापूर्वक उन्होंने अपनाया और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल रूप दिया, ये हम लोगों ने खुद देखे हैं। लेकिन इस बार कार्यक्रम को बड़े स्तर में और भी करने का फैसला लिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों में एकदम लोगों की सोच बदली है। अब जो पहला विकल्प है, पहला ऑप्शन है, वो आयुर्वेद है, वो योग है। ये साबित हुआ है दोनों सिस्टम अगर जुड़ जाए, अधिक हम मानव सेवा के सिलसिले में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसमें क्या नतीजे सामने आए हैं और आगे से लेकर क्या प्लानिंग है? So far in the last 2 years, 41 numbers of research like paper हम लोगों ने उसका जो जर्नल में हम लोगों ने पब्लिश किया है, तो दुनिया मानव समाज को इस विषय पर अधिक जानकारी मिले और कैसे अलग अलग बीमारों से हमारी योग के जरिए लोगों को नेचुरोपैथी के जरिए राहत मिल सकता है। तो देखना मत भूलिएगा हमारा ये विशेष कार्यक्रम संवाद एक्सक्लूसिव। जी हाँ, योग से जुड़ा हुआ ये विशेष इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। और एक खास बात हम और बता दें अपने दर्शकों को कि कल हमारा हेलो इंडिया बहुत पहले सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाएगा योग दिवस के खास अवसर पर। तो
हमारे साथ जुड़ना ना भूलें कल सुबह 6 बजे। जुड़ते तो रोज ही हमारे दर्शक हमारे साथ, लेकिन कल आपको समय से थोड़ा सा पहले हमारे साथ जुड़ना होगा और 6 बजे योग करते करते आप हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखेगा। जी हाँ, इसके अलावा हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा, जैसा कि हम बता रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर भी लगातार देख सकते हैं। प्रतिबिंब साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है, तो आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो ज़रूर करें और उस पर अपने सुझाव भी ज़रूर दें। जी हाँ, आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए बहुत ही खास हैं। और अब समय है आज आपसे विदा लेने का। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।